वेलकम टू जीके लर्न। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संवैधानिक आयोग है और आर्टिकल 315 में आता है। यूपीएससी का पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि किस ईयर में क्या हुआ और उसके बाद फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया, जिसके द्वारा न्याय व प्रशासन व्यवस्था में सुधार किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही हैं जिन्हें भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जो बाद में बंद हो गया। 1806 में इंग्लैंड की हैलीबरी में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई। प्रारंभ में सिविल सेवकों की भर्ती COD के सिफारिश पे होती थी। सिफारिश को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रोनेज, ठीक है। और COD क्या है? तो COD है कोड ऑफ डायरेक्टर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, CODs के सिफारिश पे हुई। फिर 1854 में क्या हुआ कि मैकाले समिति आई। मैकाले समिति ने 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले समिति ने प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की। 1855 में क्या हुआ कि लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ हुआ, जिसमें जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो थी 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष तक के लोग ही एग्ज़ाम दे सकते थे। मतलब 23 के बाद कोई दे ही नहीं सकता था। खैर, फिर 1864 में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय बने। 1800 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना। तो 1886 में एचिसन आयोग आया लॉर्ड रफरिन के समय, और अनुबद्ध और अनुबद्ध शब्दों को समाप्त करा इसने, और क्या किया कि आयु सीमा को दोबारा 23 कर दिया। तो ये याद रखने के लिए अच्छी ट्रिक है कि 1853 में आयु सीमा कितनी थी एग्जाम की? 23 थी। किसके समय? डलहौजी के समय। 1860 में कैनिंग आया तो 22 हो गई। 1866 में लॉरेंस आया तो 21 हो गई, और 1878 में लिटन आया तो वापस 19 हो गई। भारत में सिविल सेवा में सुधार हेतु 1874 में सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए, अच्छा इनको निकाल दिया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो उन्होंने क्या किया कि 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिल गए और फिर ने भैया बोला कि नहीं, सुधार करना चाहिए, तो इसके लिए एक आंदोलन चालू कर दिया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, इनके साथ मिलके आंदोलन चलाया। तो अब क्वेश्चन बनता है, क्या बनते हैं, जैसे कि भारत में सिविल सेवाओं के सुधार के लिए किसने आंदोलन चलाया? तो आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस लॉर्ड के शासनकाल में भारत में सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष कर दी गई थी? तो 19 किसके समय कर दी गई थी? लिटन के समय। कब कर दी गई थी? 1878 में। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में आयु 19 वर्ष कर दी गई थी। किस समिति ने कहा था कि सिविल सेवा की आयु पुनः 23 वर्ष कर दी जाए? तो एचिसन आयोग आया था लॉर्ड डफरिन के समय, और उसने कहा था कि वापस 23 कर दो। फिर पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। एक और ट्रिक क्या कि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, और कब की थी? तो 1864 में इन्होंने पास की थी। फिर 1912 में क्या हुआ? इस्लिंगटन आयोग आया हार्डिंग द्वितीय के समय, और भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की इसने भी सिफारिश की। इस समय हार्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय था। इसी हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी, और इसी हार्डिंग द्वितीय पर रासबिहारी बोस बाल मुकुंद ने बम फेंका था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है ना। फिर 1922 में क्या हुआ था कि भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम आयोजन हुआ था, भारतीय हेतु पद की वृद्धि, ठीक है, इसका उद्देश्य। फिर 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग लॉर्ड रीडिंग 1923 की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बने थे रॉस बार्कर। 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम के सुधार के ऊपर ये आधारित था, के अनुसार बना था, ठीक है। तो 1935 में क्या बना? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो केंद्र में फेडरल सर्विस कमीशन बना था 1 अप्रैल 1937 को, 35 है तो 37 को बना, उस पर बेस्ड था। फिर प्रांत पे प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो अनुच्छेद 315 में हम क्या देखते हैं? भाग 14 के 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद में अनुच्छेद 315 को जोड़ा गया, और जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी का गठन, और इसी में ही लोक सेवा आयोग को भारत में संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाता है। फेडरल सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो था वो शाहजहां रोड, नई दिल्ली, और इसके जो तत्कालिक अध्यक्ष वो थे 26 जनवरी 1950 को ही HK कृपलानी,
वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी हैं। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1976 में कोठारी आयोग ने त्रिस्तरीय या फिर कहना चाहिए 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी। वो कुछ और नहीं, वो है प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो कोई बोले कि भैया तुम इंटरव्यू देने तो आ गए हो, बट इसकी शुरुआत किसने की थी, प्री, मेंस और इंटरव्यू की? तो तुम बोलना कि 1976 में कोठारी आयोग ने 3 स्तरीय परीक्षा की सिफारिश की, मतलब प्रणाली की सिफारिश की थी। और 1989 में सतीश चंद्र समिति ने निबंध के, मतलब अपन को निबंध लिखना पड़ेगा ना, वो इनके कारण लिखना पड़ेगा, सतीश चंद्र समिति के कारण, क्योंकि इन्होंने कहा था भाई एग्जाम में निबंध भी होना चाहिए। कब बोला था? 1989 में बोला था। ये यहाँ तक तो तब भी ठीक था। 2004 में होता समिति आए और उन्होंने बोला कि प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड का पेपर लो भाई, ठीक है। तो अपन जो एप्टीट्यूड का पेपर दे रहे हैं वो इनके कारण दे रहे हैं, होता समिति का 2004 में ऐसा हुआ था, ठीक। फिर यूपीएससी के कुछ जो फैक्ट थे उनको एक लाइन बाय लाइन मैंने लिखा हुआ है। तो कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक कहलाते हैं। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बना था। 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज हैलीबरी में बना था। 1833 में धारा 87 के द्वारा समानता आई। फिर 1854 में मैकाले समिति। 1855 में लंदन में प्रतियोगी परीक्षा हुई। 55 में 64 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहले भारतीय बने जिन्होंने एग्जाम पास किया। फिर 1886 में एचिसन आयोग आया डफरिन के समय। 1912 में इस्लिंगटन आयोग आया हार्डिंग द्वितीय के समय। फिर ये 1922 में इलाहाबाद में परीक्षा ली गई। 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जिसके तहत 1 अप्रैल 1937 को फेडरल सेवा आयोग बना। फिर 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग बना। और 1976 में कोठारी आयोग आया था जिसने अपने को बोला था भैया प्री दो, मेंस दो और इंटरव्यू फेस करो। और 1989 में क्या हुआ था कि सतीश चंद्र समिति आई थी जिन्होंने कहा था निबंध लिखो। और 2004 में होता समिति आई जिन्होंने कहा एप्टीट्यूड भी दो। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा यूपीएससी की स्टार्टिंग। यूपीएससी अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315 भाग 14 प्रकृति संवैधानिक, स्थायी और यह एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। फिर इसका कार्य है समूह ए और समूह बी की केंद्रीय नियुक्ति करना। और स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश के द्वारा की गई थी। वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 को मिला था 1935 अधिनियम के द्वारा। मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर है धौलपुर घर, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में। पहले प्रमुख थे रॉसवाकर, 1926 से लेकर 1932 तक थे। फिर प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है हमारे H.K. कृपलानी जी, 1947 से 49 तक थे। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है रॉस मिलियन मैथ्यू, 1992 से 1992 से लेकर 96 तक थी। फिर अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं और सदस्य अन्य 10 हो सकते हैं मैक्सिमम। अभी वर्तमान में 8 हैं, ठीक है, 8-9 हैं। देखते हैं फिर H.K. कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम अध्यक्ष भी थे और प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे कि भाग 14 में 308 से लेकर 323 अनुच्छेद तक, ये 2 पार्ट में बटा है, अध्याय 1 अध्याय 2। अध्याय 1 में सेवाएं दी गई हैं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक, जिसमें 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है। और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है, जिसमें 315 में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, और ज्वाइंट पीएससी है, संघ, राज्य और ज्वाइंट मतलब संयुक्त। अनुच्छेद 312 तो अखिल भारतीय सेवाएं दी है इसमें। 312 का भी उपखंड है, 1, 2, 3 है ना। तो संसद राज्यसभा में उपस्थित, अनुच्छेद 312 का 1 बोलता है कि संसद राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 मतलब कि 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन करेगा, ठीक है। जिसके तहत 1 जुलाई 1966 को IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा बनी थी। 312 के 2 में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस IPS। तो IAS IPS की 312 के 2 के कारण बना। और 312 के 3 में क्या दिया गया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा IJS जिला न्यायाधीश तक
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इसका है, और अप टू डिस्ट्रिक्ट जज। पर अभी तक ये चीज़ जो है ना, ये अस्तित्व में आई नहीं है। फिर IAS कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, IPS गृह मंत्रालय, IFS पर्यावरण व गृह मंत्रालय, और नियम है जो वो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम डिसाइड करता है 1951 के तहत। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, 315 में 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट नहीं था तो 4, ठीक है, तो 1, 2 और 4। तो 315 का 1 बोलता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। फिर 315 के 2 में है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति से, संयुक्त भी हो सकता है, जॉइंट PSC। फिर 315 का 4 बोलता है कि राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध। 316 के 1 में है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और योग्यताएं, UPSC जॉइंट PSC की राष्ट्रपति करेंगे, स्टेट PSC की राज्यपाल नियुक्त करेंगे। योग्यता होनी चाहिए कि आधे सदस्यों को भारत और या फिर राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। फिर 316 के 1 का A कार्यकारी अध्यक्ष, और इसी में दिया गया है UPSC स्टेट PSC में राष्ट्रपति चुनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष को, और इधर राज्यपाल चुनेंगे किसी अन्य सदस्य को, ठीक है। फिर 316 का 2 पदावधि व त्यागपत्र। पदावधि 6 वर्ष की होती है, अधिकतम आयु UPSC के लिए 65 ईयर्स, त्यागपत्र UPSC और जॉइंट PSC के लिए राष्ट्रपति को देंगे, और जॉइंट PSC के लिए 62 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, और स्टेट PSC में जो त्यागपत्र देंगे वो राज्यपाल को देंगे। उसके बाद में आता है 316 का 3 पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं हो सकते, ठीक है। फिर अनुच्छेद 317 का 1 बोलता है कि अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, जिसमें कि UPSC जॉइंट PSC स्टेट PSC के सदस्य व अध्यक्ष को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच द्वारा हटाएंगे। आधार साबित कदाचार होना चाहिए। प्रक्रिया अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद बाध्यकारी सलाह पर, बाइंडिंग एडवाइस पर। अच्छा, PSC की क्या टेक्निक है कि वो ये नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 317 का उपखंड 1 क्या बोलता है, वो ऐसा दे देगा कि एक कथन इनमें से कौन से 2 एक ही मत के वो हैं, अधीन है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि आर्टिकल दे देगा 145, आर्टिकल दे देगा ये 317, तो अपने को बोलना होगा हाँ भाई दोनों एक ही चीज़ को मानते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो ऐसे टाइप घुमा के देता है। 317 के 2 में जांच के दौरान निलंबन UPSC और जॉइंट PSC में राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट PSC में राज्यपाल करेंगे। 317 के 3 में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के अन्य आधार, ये तो सबको पता है, दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट, अन्य वैतनिक कार्य पे अगर हो, है ना, मानसिक शारीरिक अक्षमता। फिर 317 का 4 है कदाचार, निगमित कंपनी से करार करने के बाद भी अगर तुम कुछ कर रहे हो, फिर भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा के इच्छुक हो। फिर आता है आर्टिकल 318 और अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें इसमें दी गई है, सदस्य संख्या और वेतन भी इसी में दिया गया है। तो UPSC और जॉइंट PSC के लिए राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे और स्टेट PSC के लिए राज्यपाल ही करेंगे। तो जो ये राष्ट्रपति करेंगे ये संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य देखेंगे। नियम 1969 ये एक वो है, इसी के तहत ये सब डिसाइड होता है कि कितने सदस्य होंगे, कितना वेतन जाएगा। और इसकी भी धारा 3 कौन सा, तो संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 की धारा 3 सदस्य संख्या डिसाइड करती है जो कि 10 है अध्यक्ष के बिना, ठीक है, अध्यक्ष इंक्लूड करें तो 11 होगा। धारा 4 में वेतन दिया गया है, धारा 3 में सदस्य संख्या, तो धारा 4 में वेतन इसी के। और अध्यक्ष और सदस्यों का, अध्यक्ष का है 2.5 लाख और सदस्यों का है 2.25 लाख। फिर इसी में एक फैक्ट है और वो है धारा 3 के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 10 मतलब अध्यक्ष के बिना होनी चाहिए। अनुच्छेद 319 बोलता है आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति। UPSC में अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष जो हैं उनको दोबारा चांस नहीं मिलता है। भाई एक एज तक आप काम कर चुके, उसके बाद कहाँ ही काम करोगे, तो अध्यक्ष पुनः नियुक्ति नहीं होते हैं, लेकिन सदस्य जो हैं वो UPSC और स्टेट PSC में दोबारा नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद में स्टेट PSC में क्या कि अध्यक्ष के लिए अगर केवल अध्यक्ष की बात की जाए तो
यूपीएससी के अध्यक्ष है ना और यूपीएससी के सदस्य अन्य स्टेट पीएससी के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। जो अध्यक्ष है वो क्या क्या बन सकते हैं, तो एक अध्यक्ष अगर है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं, वो यूपीएससी के सदस्य मेंबर बन सकते हैं लेकिन वापस अध्यक्ष नहीं बन सकते। और अन्य स्टेट पीएससी है, कोई भी राज्य पीएससी है तो उसके आप अध्यक्ष बन सकते हो, ठीक है। फिर आता है कि सदस्य जो है मेंबर है वो क्या क्या बन सकते हैं अपने, तो मेंबर यूपीएससी के हेड बन सकते हैं, उसके बाद में यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं और उसी अपने मतलब पीएससी के या फिर अन्य कोई स्टेट में जाके वहाँ के पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। फिर आर्टिकल 320 बोलता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य, तो 320 का 1 में यूपीएससी स्टेट पीएससी में काम दिए गए हैं, जैसे कि यूपीएससी क्या करता है भैया, नौकरी देता है, संघ की सेवाओं की नियुक्तियां करता है और स्टेट पीएससी राज्य की सेवाओं की नियुक्तियां करता है। और 320 के 2 में यूपीएससी राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता हेल्प करता है। 320 के 3 में दिया गया यूपीएससी स्टेट पीएससी निम्न पे सलाह दे सकता है, जैसे कि सिविल सेवा के नियमों पर, परीक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, पदोन्नति करो या फिर स्थानांतरण कर देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे। फिर 320 का 5 बोलता है राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियम 14 दिनों के अंदर विधायिका लेजिस्लेचर में के समक्ष रखे जाएंगे। अनुच्छेद 321 बोलता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, यूपीएससी स्टेट पीएससी, संसद के पास शक्ति है विस्तार करने की यूपीएससी के लिए, राज्य विधानमंडल के पास शक्ति है विस्तार करने की स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए संसद करेगा और विधानमंडल स्टेट पीएससी, ठीक है। ये तो अनुच्छेद 322 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यूपीएससी के व्यय और स्टेट पीएससी के व्यय की बात की गई, तो यूपीएससी का जो खर्चा पानी है वो भारत की संचित निधि पर डिपेंडेंट टोटली है ना, भारत है, और स्टेट पीएससी का खर्चा पानी ये है राज्य की संचित निधि पर भारत। फिर आता है लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यह अनुच्छेद 322 में दिया, हमने अभी पढ़ा। 323 क्या बोलता है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है ना, तो यूपीएससी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के संसद के सामने रख देता है हर साल। स्टेट पीएससी राज्यपाल को देगा, वो राज्य विधानमंडल के सामने रखेंगे प्रतिवर्ष। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना कैसे, स्ट्रक्चर कैसा है, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष 10 मेंबर होते हैं, सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है इसलिए वो घटती बढ़ती रहती हैं, यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है कि वो कितना रखना चाहते हैं 318 के तहत। हालांकि लोक सेवा सदस्य नियम 1969 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम मैक्सिमम की बताया गया कि भैया 10 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए सदस्य। अध्यक्ष को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे तो 11 हो जाएंगे। फिर लेकिन इससे कम हो सकती है, 10 से कम हो सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 316 का 1 बोलता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। फिर ये रिवीजन टाइप है, तो अनुच्छेद 316 के 1 का ए था कि राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी 15वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। फिर आता है अनुच्छेद 316 का 2, इसके अनुसार त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। अनुच्छेद 316 का 2 के अनुसार पदावधि 6 वर्ष या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 317 का 1 बोलता है कि हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद साबित कदाचार के आधार पे अध्यक्ष व सदस्यों को हटाएंगे। और अनुच्छेद 317 का 2 बोलता है कि इसके अनुसार निलंबन राष्ट्रपति करेंगे। फिर अनुच्छेद 317 के 3 के अनुसार हटाने के अन्य आधार वही जो सबको पता है क्या, कि दिवालिया, अन्य वैतनिक कार्य, शारीरिक व मानसिक अक्षमता। सदस्यों की योग्यता का वृहद निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि 316 के 1 में आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल तक के अनुभव वाले होने चाहिए, एक्सपीरियंस वाले, तो अधीन हो। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व मेंबर जो भी हैं, तो उनकी जो फ्रीडम क्या क्या है, तो पद अवधि की सुरक्षा है। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। अनुच्छेद 316 का 3 बोलता है कि अध्यक्ष व सदस्य अपने कार्यकाल के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होते हैं, अर्थात दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन के पात्र भी नहीं हो सकते हैं। 318 बोलता है कि अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। और अनुच्छेद 319 बोलता है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार के अधीन किसी दूसरे नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। यूपीएससी का हेड अदर पीएससी के हेड बन सकते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। फिर
322 क्या बोलता है कि अध्यक्ष व आयोग के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर डिपेंड होते हैं और इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। फिर इनके जो मेन काम है वो है यह अखिल भारतीय सेवाओं के और केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, है ना, और साथ ही साथ इसमें संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में भी सहायता करता है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देने का भी काम करता है। सिविल सेवा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए फास्ट पढ़ रही हूँ। और सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति या स्थानांतरण करने का अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में भी काम करता है और अनुशासनिक विषयों पर सलाह देता है। पेंशन का दावा करने और पेंशन की राशि का निर्धारण करना भी इन्हीं का काम है। फिर संघ लोक सेवा आयोग अपने कामों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसको देते हैं, तो कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। अन्य तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति जैसे कि कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंडर आते हैं। ठीक है। फिर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करते हैं और वहाँ सुझावों पर अमल करें या खारिज करें वो उनके ऊपर डिपेंड है और ऐसे सरकार ऐसे नियम भी बना सकती है जो उन्हें खारिज करे। संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय हो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के धौलपुर में बनाया गया है। 2-3 बार पढ़ चुके हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसके, हाँ ये भैया इसको कौन सी पावर है, तो इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं और देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है, किसी भी विभाग से रिपोर्ट मांग सकता है। सिविल कोर्ट की शक्ति इनको है। फिर कुछ MCQ देखते हैं जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, 1 अक्टूबर 1926 को। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, 26 जनवरी 1950 को। रॉयल कमीशन 1923 में स्थापित किया गया था और रॉयल कमीशन को ही क्या कहते हैं, तो ली आयोग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो पहले अध्यक्ष पूछ रहा है वो है HK कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और 1926 में जो सर रॉस बारकर थे वो फर्स्ट थे। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी है, 6 वर्ष, मैक्सिमम 65 ईयर्स। और अनुच्छेद 316 का 2 ये कहता है एज की बात। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को किसे अपना वो त्याग पत्र देंगे, जो रखेगा वही निकालेगा, है ना, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्य करने का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन, भत्ता, पेंशन इन सभी खर्चों का उल्लेख किसमें है, तो भारत की संचित निधि अनुच्छेद 322 बोलता है, उसमें डिपेंड करता है, संविधान में लिखा है। फिर संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं आर्टिकल 323 के तहत। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किस अधिनियम के द्वारा शासित होते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969, ये अलग से एक अधिनियम है। फिर आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर डिपेंड है। यह किस अनुच्छेद में दिया है, तो 322 में दिया है। घुमा के भी पूछता कई बार। तो अब हम देख लेते हैं हमारे अध्यक्ष और जितने मेंबर उनके नाम और कब वो भर्ती किए गए थे, तो मतलब कब वो उन्होंने पद धारण किया था। और अध्यक्ष जो थे वो फर्स्ट है अभी वर्तमान में प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी, 7/8/2020 को ये आए थे अपने पद पे। ये हो गए हमारे अध्यक्ष और इसके बाद 8 मेंबर और हैं और वर्तमान में सदस्य जो हैं वो हैं एयर मार्शल AS भोसले, सेवानिवृत्त हो चुके थे, जो कि 21/2/2017 से हैं, अभी होंगे 2022-23 में और फिर रहेंगे वहाँ तक। और सदस्य हैं श्रीमती सुजाता मेहता, और फिर आते हैं डॉक्टर मनोज सोनी, फिर श्रीमती स्मिता नागराज, श्रीमती सत्यवती, श्री भारत भूषण व्यास, डॉक्टर TCA अनंत। ठीक है। फिर आते हैं हमारे लास्ट डॉक्टर श्री राजीव नयन चौबे जी, इन्होंने 1/2/2019 को पद ग्रहण किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो 2019-2018 में अपने पद ग्रहण किए, वो क्योंकि करंट का बन जाता है ना, तो फिर 2019 में ही करने वाले थे TCA आनंद जी, और 2018 के 2 हैं, कौन कौन है, श्रीमती सत्यवती और श्री भारत भूषण व्यास जी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।